Hello students, myself Dr. Swati Bala. Today I will discuss about abortion and its types. Cause of bleeding in pregnancy. It is broadly classified into two groups. First, those related to pregnant state and those related to pregnant state. इसमें एग्जाम्पल है अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एचमोल एंड इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग. ये जो कॉज है डायरेक्टली रिलेट करते हैं प्रेग्नेंट स्टेट से ही. सेकंड है दोज एसोसिएटेड विद द प्रेग्नेंट स्टेट, जो प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे हैं. जैसे इसमें है सर्वाइकल लीजन्स, सर्वाइकल इरोजन, पॉलिप, रप्चर्ड वेरिकोज वेन एंड मैलिग्नेंसी. अब इसके बाद जो है टाइप डिस्कस करेंगे. टाइप में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वो है जो अपने आप ही नेचुरली हो रहा है, उसमें कोई भी इंडक्शन का मेथड यूज नहीं किया गया है. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के आगे सब टाइप्स हैं: थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवेटिएबल अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन एंड सेप्टिक अबॉर्शन. इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल अबॉर्शन है जिसमें कोई मेथड यूज़ किया गया है अबॉर्शन को इंड्यूस करवाने के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीटोसिन दिया है, प्रोस्टाग्लैंडिन दी है, तो ये सारे इंडक्शन के मेथड हैं. अब इसके सब टाइप है लीगल और जस्टिफाइबल एंड इलीगल. इलीगल क्या है, जिसमें कोई लीगली कोई रीज़न है जिसकी वजह से अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो जैसे एमटीपी एक्ट जो है इसके अंडर आता है. इलीगल अबॉर्शन जो है क्रिमिनल अबॉर्शन के अंडर आता है. इसकी एग्जाम्पल हो सकती है फीमेल फिटिसाइड. अब इसके बाद है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या है, इट इज द एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेइंग 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल. एम्ब्रियो और फीटस का वेट 500 ग्राम हो या फिर उससे लेस हो जब वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता, उस टाइम पे अगर वो अपने मदर यूट्रस से एक्सट्रैक्ट हो जाए तो उसको ही स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहेंगे. 500 ग्राम की फीटल डेवलपमेंट कब अटेन करेगा एक फीटस, 22 वीक ऑफ जेस्टेशन जो है वो इतनी जो है उसको फीटल जो है इतनी जो उसका जेस्टेशनल पीरियड है उसमें वो 500 ग्राम का हो जाएगा. जो एक्सपेल्ड एम्ब्रियो है या फिर फीटस है उसको अबोर्टस कहेंगे. अब इसके बाद है इटियोलॉजी. सबसे पहले जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़. थर्ड एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, एंटीफिटल एंटीबॉडीज़, थ्रोम्बोफिलिया एंड अनएक्सप्लेन्ड रीज़न. सबसे पहले है जेनेटिक फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन रीज़न है अर्ली मिसकैरेज का. और सबसे ज़्यादा मिसकैरेज किस वजह से हो रहे होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, जिसका हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे ट्राइसोमी जो हैं, जितनी पोलीपेलाइडी है, ये सारे जो हैं सारे अबॉर्शन जो है जेनेटिक फैक्टर की वजह से होते हैं. सेकंड जो है एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक फैक्टर, ये 10 to 15% कंट्रीब्यूट करता है अबॉर्शन के लिए. तो इसमें क्या है, ल्यूटल फेज का डिफेक्ट हो सकता है जहाँ फिर डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन है, ये एंडोक्राइनल फैक्टर है. अगर ल्यूटल फेज का डिफेक्ट है तो इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा आर नॉट सपोर्टेड एडिक्वेटली. जो इम्प्लांटेशन वहाँ यूट्रस में हुआ है या फिर जो प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको सपोर्ट को नहीं दे रहा है, उसको जो एंडोमेट्रियम है वो उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है. इसके बाद है डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन. जैसे सब लोग जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटम ही है जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है. तो अगर कॉर्पस ल्यूटम का लाइफ स्पैन कम है, 10 डेज से कम है, तो वो प्रोजेस्टेरोन को सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट ही नहीं करवाएगा. या फिर क्या हो सकता है कि जो एंडोमेट्रियम है उसमें प्रोजेस्टेरोन का रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो रेजिस्टेंट है. तो इन दोनों रीज़न की वजह से क्या होगा कि प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन ना होने की वजह से अर्ली अबॉर्शन हो जाएंगे. अब इसके बाद है थायराइड एबनॉर्मलिटीज़, जिसमें ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म आएगा. नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटिस. अगर पुअरली कंट्रोल मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरली जो है हाइपरग्लाइसीमिया है तो वो भी एक रीज़न बनेगा उसके लिए, अबॉर्शन के लिए. क्यों बनेगा, क्योंकि अगर मदर जो है वो
डायबिटीज़ मिलाइटिस के पहले से उसको डिजीज़ है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ उसको है, तो जो बच्चे का जितना भी बच्चे को क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे पॉलीहाइड्रामिनोस हो जाएगा, मैक्रोसोमिक बेबी होगा, बहुत बड़े साइज का बेबी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एमिनोटिक फ्लूइड होगा, या फिर क्या होगा बच्चे में जो रीनल है या फिर जो जितनी भी उसकी किडनी है वो मलफॉर्म्ड रहेंगी, इसलिए जो है अर्ली अबॉर्शन हो सकता है उसका। अब इसके बाद है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। तो जैसे जेनेटिक फैक्टर मोस्ट कॉमन कॉज था फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज सेकंड ट्राइमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। तो इसमें सबसे पहले है सर्वाइको यूट्राइन फैक्टर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। सर्विक्स जो है वो इनकम्पिटेंट है, मतलब वो क्या है, सर्वाइकल लॉस थोड़ा सा लूज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फीटस जो ग्रोइंग फीटस है वहाँ से क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट होके बाहर ही निकल जा रहा है। तो ये कंजेनाइटली भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी। कंजेनाइटल बाय बर्थ है और एक्वायर्ड क्या है, अगर पेशेंट की बहुत बार डीएनसी वगैरह हो चुकी है, सर्विक्स की कॉटराइजेशन हो चुकी है, तो उसमें भी क्या हो जाता है कि सर्विक्स की जो ऑस रहती है वो थोड़ा सा ओपन हो जाती है, जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है। तो अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, नॉर्मल सर्विक्स है, यहाँ पे एक म्यूकस प्लग रहेगा, जिसकी वजह से जो सारा एमिनोटिक फ्लूइड और मेम्ब्रेन यहीं पे क्या रहेगी, हमेशा यहाँ पे क्या रहेंगी, पूरा नॉर्मली तरीके से यहीं पे रहेंगी। पर ये जो दूसरी है वो कम्पिटेंट सर्विक्स है, इसमें इनकम्पिटेंट सर्विक्स है, तो इसमें क्या है, यहाँ से म्यूकस प्लग ना होने की वजह से वो नीचे की तरफ क्या हो जाएंगी, एक्सपेल हो जाएगी। जैसे अगली जो डायग्राम है उसमें देखो, तो उसमें क्या हो रहा है कि सारा जो एमिनोटिक फ्लूइड है मेम्ब्रेन के साथ बल्ज कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी एक रीज़न है सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन का। इसके बाद है कंजेनाइटल मलफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। अगर कंजेनाइटली जो यूट्रस है वही मलफॉर्म्ड है, मतलब वो अच्छे से फॉर्म नहीं है, एग्जाम्पल है बाइकॉर्निएट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, यूनिकॉर्निएट यूट्रस। नेक्स्ट है यूट्राइन फाइब्रेट, तो स्पेशली सब म्यूकस फाइब्रेट। सब म्यूकस फाइब्रेट क्या है, जो टूवर्ड्स यूट्राइन कैविटी, वो मायोमेट्रियम से कहाँ को जा रहे हैं, एंडोमेट्रियम की तरफ जा रहे हैं, और टूवर्ड्स क्या कर रहे हैं कि जो यूट्राइन कैविटी है वहाँ स्पेस को बहुत कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फीटस वहाँ ग्रो कर रहा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर स्पेस ना मिलने की वजह से वो वहाँ से क्या करेगा, अर्ली वो क्या करेगा, वो जल्दी ही वहाँ से क्या कर जाएगा, या तो आईयूडी हो जाएगा या फिर अबॉर्शन हो जाएगा। अब इसके बाद है इंट्रायूट्राइन एडहेशंस। एडहेशंस किस वजह से हो सकती हैं, एडहेशन या तो बहुत बार डीएनसी हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, पेशेंट को यूट्राइन टीवी थी जिसकी वजह से यहाँ एडहेशंस मिल रही हैं। अब ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूट्रस है, नॉर्मल यूट्रस है, डायडेफ्लिस यूट्रस है, डबल पार्ट में यूट्रस है, आर्कुरेट में ऊपर वाला फंडस नहीं होता, यूनिकॉर्निएट में सिर्फ एक ही साइड का यूट्रस बनता है, दूसरी फैलोपियन ट्यूब ही नहीं बनती है। वाइकॉर्निएट में दो साइड बनती है, जैसे डायडेफ्लिस और वाइकॉर्निएट एक ही जैसे दिखते हैं, पर इनमें डिफरेंस क्या है कि इसमें यूट्रस दो है, सर्विक्स एक है, जबकि जो डायडेफ्लिस है इसमें वेजाइना एक है, सर्विक्स भी दो हैं। सेप्टेट यूट्रस में बीच का सेप्टा जो है वो रिजॉल्व ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो है अर्ली भी अबॉर्शन करवा सकती हो, लेट भी अबॉर्शन। तो फीटल लॉस क्यों होगा, जो भी प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, जो मदर की इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट कर जाएगी कहाँ पे, उसके लिए, उसके बच्चे के लिए, फीटस के लिए वो ट्रांसमिट कर जाएंगी। तो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होती है टॉर्च। टॉर्च से टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर इन्फेक्शन, आर से रूबेला, सी से साइटोमेगैलो वायरस एंड एच से हर्पिस वायरस। वायरल अगर इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें है रूबेला, साइटोमेगैलो, वेरियोला, हर्पिस एंड एचआईवी। बैक्टीरियल की बात करें तो कैलमाइडिया, ब्रूसीलिया एक्स्ट्रा। पैरासिटिक में टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड मलेरिया। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसीज, बॉडी खुद के अगेंस्ट ही क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है अपने ओन टिश्यू और ओन प्लेसेंटा के लिए। एलो इम्यून डिजीज है कि मदर एंटीजन इन्वोक के प्रोटेक्टिव ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स, मदर की जो एंटीबॉडीज है रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि जो फीटस है वो एक फॉरेन बॉडी है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एंटीफिटल एंटीबॉडीज़ की एग्जांपल है RH इनकम्पैटिबिलिटी। मैटरनल मेडिकल इलनेस है, जैसे कोई थैलेसीमिया है पेशेंट को, या फिर उसको थ्रोम्बोफिलिया है, कोई कोगुलेशन का डिसऑर्डर है। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड ड्रग्स। इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।